नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। इसके साथ ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल की मलापुरम लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। 3 राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल विधानसभा की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल की मलापुरम लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। 3 राज्यों की विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर 2 मई को मतगणना की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान से पीछे हटना चाहते हैं वो 22 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य में पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए कुल 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें पुरुलिया में 63, पश्चिमी मेदिनीपुर में 35 और झारग्राम में 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में 33 और बांकुड़ा जिले में 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस महीने की 27 तारीख को 5 जिलों में 30 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण की 4 जिलों की 30 सीटों के लिए 1772 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में होने वाला चुनाव 27 मार्च को शुरू होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। और इधर असम में भी तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान से पीछे हटना चाहते हैं वो 22 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को असम की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 47 सीटों पर कुल 267 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और सभी सीटों पर 2 मई को नतीजे आएंगे। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों के दिग्गज धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अपने भाषणों के दौरान प्रधानमंत्री बीजेपी के विकास के एजेंडे पर विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि दोनों राज्यों की जनता आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार बनाना चाहती है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रचार किया है। राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में छात्रों से संवाद किया, चाय बागान में काम करने वाले लोगों के समूह को संबोधित किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने तिनसुकिया में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। 2 दिवसीय असम के दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ जिले में कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और गलत फैसलों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा और कांग्रेस की सरकार ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि असम के लिए कांग्रेस ने राज्य की जनता से बातचीत करके घोषणा पत्र तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर चाय बागानों में काम करने वालों को 365 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। साथ ही हर गृहिणी को प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे।
असम में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हम जो असम का है, असम की जनता को देंगे। आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए असम की सरकार पैसा डालेगी। नए सरकारी स्कूल, नए सरकारी अस्पताल खोलने का हम काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से विकास पुस्तिका जारी की गई। इसमें योगी सरकार ने 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक इस पुस्तिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यदि नीयत साफ हो और इरादे नेक हों तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि महामारी की शुरुआत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्र वाला राज्य इसका सामना कैसे कर पाएंगे, लेकिन उनकी सरकार ने तुरंत इस पर दिशा में सार्थक कदम उठाए। उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना के 1 वर्ष के इस कालखंड के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बेहतरीन रहा है। इसकी प्रशंसा वैश्विक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की। कोरोना प्रबंधन में हम लोग सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस दिशा में प्राप्त होता था। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय सेना के लिए 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। इन मिसाइलों की लागत 1,188 करोड़ रुपए है। इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा मिलेगा। ये करार का रिपीट ऑर्डर है जिस पर BDL के साथ मार्च 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। मिलान 2T 1,850 मीटर की सीमा के साथ एक टेंडम वॉरहेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे BDL ने MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस से लाइसेंस के तहत उत्पादित किया है। इन मिसाइलों को जमीन से और साथ ही वाहन आधारित लॉन्चर से दागा जा सकता है। इन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी टैंक रोल में तैनात किया जा सकता है। 3 साल में इन मिसाइलों को सेना में शामिल करने की योजना है। ये परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना की आज 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुग्राम में CRPF की परेड में हिस्सा लिया और जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत देश के अखंडता और एकता के लिए प्रेरणा देती है। देश में नक्सलग्रस्त इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कृतसंकल्प होकर काम कर रहा है। CRPF के 82वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल ने शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या को भी काफी हद तक खत्म किया है। अब सिर्फ आपका इतिहास संघर्षों का नहीं, आपका इतिहास सफलता और विजय का इतिहास है। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद की समस्या से आप संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से आतंकवाद को और अलगाववाद को आपने बहुत हद तक समाप्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की समस्याओं से निपटते हुए मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में माओवादी की समस्याओं से लोहा लेना तो है ही। CRPF आंतरिक सुरक्षा हेतु देश का सबसे अग्रगण्य बल है और आज गर्व के साथ मैं यहाँ खड़ा होकर कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारी सफलताएं मिली हैं और आगे भी सफलता मिलती रहे, मेरी शुभकामनाएं।
कार्यक्रम में उपस्थित सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ की समृद्ध विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बल की समृद्ध विरासत एवं 82 वर्षों की अतुलनीय शौर्य की स्वर्णिम गाथा अपने आप में एक इतिहास है। इस बल का गठन स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अर्थात सीआरपी के रूप में हुआ था और 1949 में यह सीआरपीएफ के रूप में परिवर्तित हुआ। इस मौके पर सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने अपने बहादुरी भरे करतब दिखाए। वहीं सीआरपीएफ की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने भी कराटे, ताइक्वांडो और महाराष्ट्र के पारंपरिक खेल मलखंब की शानदार प्रस्तुति दी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले लॉर्ड जे ऑस्टिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले। अमेरिका के रक्षा मंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। भारत पहुंचने के पहले ऑस्टिन जापान और दक्षिण कोरिया में थे। अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को व्यवहारिक धरातल पर मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। शनिवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से लॉर्ड जे ऑस्टिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। साथ में वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री से बातचीत में दोनों देशों के रक्षा संबंधों पर संपूर्णता से चर्चा होगी। बातचीत के मुद्दों में हिंद प्रशांत की स्थिति के अलावा अफगानिस्तान सहित दक्षिण एशिया और एशियाई सुरक्षा की स्थिति पर बात होगी। इसके अलावा दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत में क्वाड की रूपरेखा के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श होगा। 19 से 21 मार्च की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की संभावना है। अमेरिका भारत के सबसे बड़े सैन्य साजो सामान आपूर्तिकर्ताओं और साझेदार में से एक है और हाल के दिनों में भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। और देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 62वें दिन 22 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसमें से 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 27 लाख 79 हजार से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 76,35,000 स्वास्थ्यकर्मी टीके की पहली डोज और 47,15,000 के करीब स्वास्थ्यकर्मी दूसरी डोज ले चुके हैं। वहीं 78,33,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहली और 21,98,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी डोज ली है। और इसी बीच देश में कुल राज्यों में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों में 18,918 की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही सक्रिय मामले 2,71,000 पर पहुंच गए। 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में कुल सक्रिय मामलों का 76.48% मामले हैं। केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों के साथ सक्रियता पूर्वक जुटी है जहां पे दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना संक्रमण के अत्यधिक सक्रिय मामले पाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार उनके साथ कोविड की रोकथाम की स्थिति और जन स्वास्थ्य के उपायों की नियमित समीक्षा कर रही है। इन राज्यों में तैनात केंद्रीय टीम की रिपोर्ट को राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है ताकि इसके मुताबिक कार्रवाई की जा सके। और देश के कुछ राज्यों में कोरोना सक्रिय मामले बढ़ने के बाद से इसके नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर 31 मार्च 2021 तक नई पाबंदियां जारी की हैं। इसके अनुसार सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर संचालित होंगे। बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से सीमाएं सील कर दी गई हैं। अहमदाबाद और सूरत में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं शनिवार और रविवार को मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। वहीं 8 शहरों में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कल यानी कि 20 मार्च से महाराष्ट्र के लिए यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को सप्ताह भर के लिए आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। वहीं पंजाब में 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखा गया है। वहीं सिनेमा हॉल को 50% की क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड महामारी से बचाव की अपील।
कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार-बार धोएं। ओ काका, वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। Audio Jungle.